नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के क्या विषय रहेंगे, आइए सबसे पहले इसमें नजर डाल लेते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे ड्रोन के उपयोग को लेकर। जी हाँ, खेती में, कृषि क्षेत्र में किस तरीके से जो ड्रोन का उपयोग है वो अब लगातार हो रहा है। कृषि में ड्रोन तकनीकों का प्रयोग, इस पर जानकारी आपको देंगे और बात करेंगे समन्वित कृषि प्रणाली की भी। तो विषय आपने जान लिए हैं। साथ ही इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हैं 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रमणि मिश्र जी। आप विभागाध्यक्ष हैं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर मिश्र। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह जी। आप वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर रघुवीर। नमस्कार सर। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि लगातार जब ड्रोन की बात की जाती है तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसका अब भरपूर इस्तेमाल जो है वो कृषि क्षेत्र में होने लगा है। इसके लिए हम कह सकते हैं हरी झंडी जो है वो भी दिखाई जा चुकी है और अब किसान इसको इस्तेमाल भी करने लगे हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले डॉक्टर इंद्रमणि आपसे हम पूछना चाहेंगे, लगातार कोशिशें हो रही थी कि कैसे हम कृषि को आधुनिक कृषि बना सकते हैं, और जब ड्रोन तकनीक की हम बात करते हैं तो कई सारी इसमें चुनौतियां भी थी और उन चुनौतियों का भी आपने अध्ययन किया, उस कमेटी में भी आप रहे। किस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो उपयोग है वो अब कहीं ना कहीं सदुपयोग में बदलने जा रहा है? बहुत सही बात कर रहे हैं आप कि हम आधुनिक तकनीकी को कृषि में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कोशिश कृषि अनुसंधान संस्थानों के द्वारा और सरकारों के द्वारा, इस प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार है, सबके द्वारा ये कोशिश हो रही है कि कैसे हम कृषि में नई तकनीकी ला करके कृषि को सहज, सरल और प्रभावशाली और लाभकारी बनाएं। तो इस दिशा में जो एक नई तकनीकी जो बहुत फास्ट तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश की गई वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है जी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का अपना हमने शुरुआत में ये सोचा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैसे सही उपयोग में लाया जाए। क्या हम पेस्टिसाइड या इन्हीं के प्रयोग की बात करेंगे या हम न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन की बात करें, हम क्रॉप मॉनिटरिंग, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग की बात करें, तो फिर निकल के आया कि नहीं, इसके तो बहुत उपयोग हैं। और उसमें शुरुआत फिर यही हुई कि जैसे आपने बताया कि उस कमेटी में भी मैं था जी। और उस कमेटी में पहले हुआ कि हम पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, इस तरीके के जो केमिकल्स हैं उनके उपयोग के लिए सबसे पहले कमेटी बनी थी। तो हमने उसमें एक अच्छी चीज़ क्या कि हम फील्ड पायलट एक्सपेरिमेंट किए जी। फील्ड पे गए, वहाँ पर एसोसिएशन हमने ड्रोन कंपनी, ड्रोन मैन्युफैक्चरर का भी लिया और जो पेस्टिसाइड और इनको बनाते हैं उनको भी लिया। तो एक नई कोशिश थी कि जब हम एसओपी बना रहे हैं तो जो संबंधित लोग हैं और किसान भाइयों को उनके खेतों पे जा कर के, तो हम लोग हरियाणा में गए और वहाँ पर पूरा एक्सपेरिमेंटेशन किया कि छोटी क्रॉप है जैसे हमारा धान की फसल है, फिर मिडिल लेवल की क्रॉप जैसे शुगर केन की है, और फिर फ्रूट ट्री, पीच, और ये हरियाणा में हम जब गए तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए। तो शुरुआत में हमें भी शंका थी कि ये जो स्वर्लिंग इफेक्ट से कैसे पेस्टिसाइड अपने टारगेट पे पहुँचेगा, कैसे चीज़ें होंगी। तो हमने छोटा ब्लॉक बना करके उसमें देखा कि पहले तो टारगेट को कैसे अपना ये जो है ना अटैक करता है जी। तो वहाँ पर फिर हमने देखा कि नहीं, इसके एप्लीकेशन से वर्टिकली एक तो जड़ तक, जहाँ मान लीजिए अगर कोई रोग विषाणु एकदम नीचे तक है तो वहाँ तक पहुँचने का, और पूरे क्षेत्र में जितना हम टारगेट कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, उस एक्सपेरिमेंट किए गए। यानी एक बहुआयामी ये तकनीक है। इस बारे में और विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर जी। अब खेती में भी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ड्रोन इन्हीं तकनीकों में से एक है।
ड्रोन एक मानव रहित विमान है। ड्रोन को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर नियंत्रित सिस्टम के जरिए भी ये उड़ान भर सकता है। बता दें कि ड्रोन तकनीक लगातार विकसित हो रही है। सरकार भी कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। ड्रोन के उपयोग से बेहतर उपज तो होगी ही साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकेगी। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में सिर्फ कुछ मिनटों में ही कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आती है बल्कि समय की भी बचत होती है। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकता है। अगर बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी करने में सहायता मिलती है। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं जो काफी शुष्क है। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई करने में मदद मिल सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से फसलों की जल ग्रहण क्षमता में सुधार लाया जा सकता है। साथ ही सिंचाई के दौरान संभावित रिसाव के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती है। जैसे किसान टाइम लैप्स फोटोग्राफी के जरिए पता लगा सकते हैं कि उनकी फसल का कौन सा हिस्सा ठीक से सिंचित नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन की मदद से किसान न सिर्फ अपनी फसलों पर नजर रख सकते हैं बल्कि अपने पशुओं की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं। तो जाना आपने आखिर क्यों हम ड्रोन की जो तकनीक है उसको बहुआयामी तकनीक बता रहे हैं। जैसा कि यहाँ डॉक्टर नमणी ने भी हमें बताया कि अलग अलग स्तर पर इसकी जो जांच पड़ताल है वो पूरी तरीके से की गई और संतुष्टि के बाद ही देखिए इसकी संस्तुति की गई कि इसका जो प्रयोग है वो कृषि क्षेत्र में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन ना सिर्फ आधुनिक तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि ऐसी कई प्रणालियाँ हैं जिनको हमें अपनाना होगा और उन्हीं में अगर हम समन्वित कृषि प्रणाली की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बारे में डॉक्टर वीर आपसे हम जानना चाहेंगे आज के समय को अगर देखा जाए कितना महत्वपूर्ण कि जो हमारे किसान हैं वो ना सिर्फ पारंपरिक तरीके से जो खेती करते आ रहे हैं बल्कि अब जो समय है वो कहीं ना कहीं समन्वित कृषि प्रणाली का है। सर, आज के समय के अंदर जब हमारी जोत लगातार घटती जा रही है, आज देश के अंदर 86% किसान ऐसे हैं जो लघु एवं सीमांत किसान आते हैं और देश की जो एवरेज जोत है वो 1.08 हेक्टेयर रह गई है। तो ऐसे समय के अंदर किसान केवल मोनोक्रॉपिंग मतलब अपने खेत पे एक ही घटक और एक ही फसल चक्र अपनाकर अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। इसलिए यह जरूरत है कि किसान जो खेती के विभिन्न घटक है उनको इस तरीके से अपनाए कि जो एक घटक का जो भी वेस्ट होता है, अपशिष्ट होता है, वो दूसरे घटक के लिए बेस्ट काम करे। साथ ही इससे ये होता है कि जैसे मोनोक्रॉपिंग की वजह से जैसे हम नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर बात करें तो रेसिड्यू बर्निंग का जो समस्या है, इसके अलावा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की समस्याएं हैं, तो मोनोक्रॉपिंग से इस तरीके की समस्याएं बनती है। अगर हम एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाते हैं तो किसान की आय बढ़ेगी, उसके परिवार की सभी जरूरतें पूरी होगी और हमारे जो देश की या कंट्री की जैसे रिक्वायरमेंट है ऑयल सीड की, पल्सेस की, वो भी पूरी होगी। और साथ ही किसान को किसी भी स्थिति के अंदर अगर क्रॉप फेलियर होता है, क्रॉप डैमेज होता है, तो उससे भी किसान बच पाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मॉडल डेवलप किए गए हैं पूरे भारत के अंदर। जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर 65 मॉडल डेवलप किए गए हैं जो भारत के विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को और उपलब्ध रिसोर्सों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हैं। तो किसानों को इन्हें अपनाना चाहिए, इससे वो अपने यहाँ जो लेबर है और अपने संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। सर जी बिल्कुल, अधिक से अधिक जो उत्पादन है देखिए वो लिया जा सकता है। और खासतौर से डॉक्टर रघुवीर अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि खेत का जो अवशेष खेत में इस तरीके से भी हमारे जो किसान हैं इसको आसानी से समझ सकते हैं और जो अलग अलग फसलें वो लेते हैं और जैसा आपने बताया कि जो अवशेष है जो कि आग के हवाले कर दिया जाता है, एक बड़ी समस्या है ये। तो इसके विकल्प के तौर पर भी हम मान सकते हैं कि इस तरीके से अगर इस प्रणाली को अपनाते हैं तो ना सिर्फ उनकी लागत कम होगी बल्कि मुनाफा बढ़ सकेगा। हाँ सर, क्योंकि ये जो समस्या आती है कोई भी चीज का मतलब होता है, जैसे कृषि क्षेत्र में हम कभी पोल्यूशन नहीं मानते थे कृषि क्षेत्र में, पर पिछले से देख रहे हैं
कि जो किसान है धान की बस्ते देते हैं उसका लार्ज स्केल क्रॉपिंग होने की वजह से उस अपशिष्ट का कोई अन्य यूज नहीं होता। अगर किसान भाई मोनोक्रॉपिंग के बजाय डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग लेगा, उसके यहाँ ऑयल सीड भी होंगे, पल्सेस भी होंगे, सिर्फ वो राइस और व्हीट नहीं लेके सभी तरीके से तिलहनी फसल लेगा तो ये समस्या कम से कम आएगी। साथ ही वो फसल चक्र अपनाएगा तो बीमारियां भी कम आएगी। और जो खरपतवार की समस्या होती है कि खरपतवार कोई भी दवाई से, जैसे अगर उत्तर भारत में देखें तो 2 मुख्य खरपतवार है जो किसानों के लिए समस्याएं बनी हुई है, एक है गुली डंडा और एक है जंगली पालक। तो इस तरीके की भी समस्याएं नहीं सामने आएगी किसानों के। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने नहीं आएंगी। और सरकार का प्रयास भी यही है कि अगर हम आधुनिक कृषि की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर कृषि की बात कर रहे हैं, तो ना सिर्फ उसमें प्रौद्योगिकी और तकनीक का समावेश हो, बल्कि आज की अगर हम बात करते हैं तो हमारी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खरीफ की जो हमारी फसलें हैं उसमें MSP में लगातार बढ़ोतरी की गई है और सरकार की तरफ से बात हमेशा रखी गई कि MSP है और आगे भी रहेगा। और आज भी उसी बात को सार्थक करते हुए अलग अलग जो हमारी फसलें हैं उनके MSP में इजाफा किया गया है सरकार द्वारा। और जैसा कि हम यहाँ बात भी कर रहे हैं कि लगातार जब ड्रोन तकनीक की भी बात की जाती है, डॉक्टर नमणी, तो आपने बताया कि अलग अलग स्तर पर जो उसके हम कह सकते हैं जांच का जो दायरा रखा गया था वो अलग अलग स्तर पर रखा गया और फिर शायद पूरी तरीके से मानकों पर जब ड्रोन जैसी तकनीक जब खरा उतरती है तो किसान का भी एक विश्वास और उभर कर निकलता है। वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका काम जो है वो ड्रोन की मदद से पूरा हो सके और अच्छा लाभ उनको मिल सके। किसान का कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब हम बात कर रहे थे कि सरकार ने जो ये SOP बनाने के लिए समिति का गठन किया था, तो समिति ने खेत पर जा कर के हमने जैसे बताया कि एक्सपेरिमेंट के एक तो किन किन क्रॉप में हो सकता है, तो हमने छोटी क्रॉप से लेकर के और फ्रूट ट्री तक के उसमें टेस्ट किया अलग अलग हाइट पर। और ये ख्याल रखना होता है कि ये किसान भाइयों को ये समझना होगा कि ये जो कभी कभी ये आता है कि भाई ये हवाई जहाज़ है, तो हवाई जहाज़ नहीं है, अनमाइंड एरियल व्हीकल हम कहते हैं। और जब क्रॉप के ऊपर 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ही हम जो है ना स्प्रे करते हैं और उसमें जो SOP बताई गई उसमें सारी बातें रखी गई कि किस तरीके का टेम्परेचर हो, हवा की वेलोसिटी ज़्यादा ना हो और 1 से 3 मीटर की हाइट पे रखा जाए, ड्रिफ्ट बहुत ना हो। अगर हम इसी खेत में कर रहे हैं तो हमारे खेत में हो, दूसरे में न जाए। हमारे साथी ने बताया कि 86% से ज़्यादा जो जोत है अब छोटी और मार्जिनल कैटेगरी में आ गई है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है ये तो बड़े बड़े किसानों के लिए होगी, ये भी सही नहीं है। जो हम लोग भी जो अपनी रिकमेंडेशन दिए हैं उसमें और सरकार की भी अपनी कोशिश है कि ये छोटे किसान, मझौले किसान, बड़े किसान सबके लिए उपयोगी हो। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग दे करके और कस्टम हायरिंग मॉडल हमारा जो जैसे आपसे बहुत बार चर्चा इस आपके दूरदर्शन के माध्यम से हुई है कि हमारा सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, कई सालों से चल रहा है और भारत सरकार के इसी फंड से कृषि में मशीनीकरण का एक अद्वितीय मॉडल दूसरे देशों से मिला ये तो लाया गया है। और उसमें हमने ये किया है कि छोटे इक्विपमेंट से लेकर के और कंबाइन हार्वेस्टर तक सब में सहूलियत दी जाए, छूट दी जाए। तकनीक तो कहीं ना कहीं CSC के जरिए जाएगी, उसी में इसको इंक्लूड किया गया। ये इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार ने इसको सबमिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में इंक्लूड किया है। यानी हमारे जो कस्टम हायरिंग सेंटर हैं उन पे डॉक्टर नमणी अब आने वाले समय में जो ड्रोन है वो भी उपलब्ध होंगे किसानों के लिए? जी, यही कोशिश है कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो हैं वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के और इसको किसानों को सभी तरह के छोटे से बड़े किसानों को उपलब्ध कराएं। और अभी ज़्यादा कोशिश इस पर की जा रही। देखिए, ये तो पता है कि जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है तो उसमें स्किल की बहुत ज़रूरत है, ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, लोगों को सिखाना पड़ता है। हम जानकारी लेंगे किस तरीके से लगातार जो लोग हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और वही फिर किसानों के लिए मदद भी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा,
मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं सागर जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? माफ कीजिए, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महाराष्ट्र जी, जी। सर मेरा नाम सागर है। मैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले से बात कर रहा हूँ। जी सर, आप जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में मैं मतलब जानने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। जी मुझे जानकारी ये चाहिए थी कि एक आम किसान जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ खेती है, वो इसको प्रोफेशनल तरीके से करना चाहे एज अ बिजनेस, जी तो इसका कॉस्टिंग कितना गिरेगा, उसको लागत कितनी लगेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और उसको आउटपुट कितना मिलेगा, मतलब उसको इनकम कितना आएगा इससे? यानी जैसे दूसरी मशीनें पहले जो हमारे किसान थे, किसान से दूसरे किसानों के पास जाती थी, आप चाहते हैं ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल आपके जरिए दूसरे किसानों तक भी हो सके? हाँ जी बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। देखिए, इसके जरिए कहीं ना कहीं अपने नमूने एक रोजगार के रूप में भी हम मान सकते हैं इसको। जी, तो ये सागर भाई आप का सवाल बहुत अच्छा है कि आपका 2 एकड़ का अगर किसान है तो हमने जैसे और मशीनों के बारे में बात करते हैं वैसे ड्रोन के बारे में भी बताएंगे कि इसका कस्टम हायरिंग यूज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी मशीन लेंगे तो एक मिनिमम आवर्स अगर यूज नहीं करते तो उसकी इकोनॉमी जो है ना वो मीट नहीं होती। तो एक तो ये देखना है कि अगर आप खुद ड्रोन लेना चाहते हैं तो कास्ट की बात की आपने, तो 10 लाख रुपए के आसपास में भारत सरकार ने भी अभी प्रपोजल दिया है जिसमें 10 लाख के आसपास में ड्रोन टेक्नोलॉजी मिनिमम इक्विपमेंट के साथ आपको मिल सकती है, जैसे आपका स्प्रे करना है। जी अब कास्ट जो है किसान के लेवल पर जब हमने करके देखा कैलकुलेट करके तो करीब 350 रुपये पर एकड़ के आसपास आती है। वैसे ही आप आदमी भी लगाएंगे तो उससे कम ही पड़ती है इससे। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इससे, आप जो बात बताए कि क्या फ़ायदा क्या होगा, लाभ कैसे मिलेगा, जी तो खेती का एक सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो ये है कि फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था कि एनीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। कोई भी चीज़ प्रतीक्षा कर सकती है बट कृषि नहीं। तो टाइमलीनेस का जो है, और पर्टिकुलरली जिसके लिए ड्रोन को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोत्साहित उसी वजह से हम एक उद्देश्य मान तो उसमें सकते हैं। 1 एकड़ का 7 मिनट में आपको 1 एकड़ की जो है ना आपका छिड़काव कर देगा। अब आप बेहद सोचिए ही कम समय अगर में। उस बेहद कम, अगर उसको 2-3 दिन कीड़ों को मिल गया तो कितना मल्टीप्लाई हो जाते हैं और कितना डैमेज कर सकते हैं। जी चलिए, एक और दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी सर नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे सवाल एक है जी सर, जो ड्रोन के बारे में बताया है सर, किसान इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सब्सिडी में मिलेगा या फिर किसान खुद भी निजी तौर पर खरीद सकता है, और इसमें लागत कितनी आ जाएगा निजी तौर पर अगर किसान चाहता है? चलिए बिल्कुल, ये जानना चाह रहे हैं कि किसान अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो कहाँ हमें संपर्क करना होगा और लागत कितनी आती है अगर किसान इसको लेना चाहें? देखिए, हमने अभी दूसरे श्रोता को बताया कि जो आप अगर ड्रोन लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए में आपको ड्रोन और उसके मिनिमम जो इक्विपमेंट स्प्रे का वो आ जाएगा। 350 रुपये के करीब आप चार्ज कर सकते हैं कि हम जो फील्ड पे करके एक्सपेरिमेंट देखें, और जो लार्ज स्केल पे देखा गया वो इसमें ये फ़ायदा है। संपर्क किसको करना है, ये सारा कुछ आपका, एक तो जो नियरेस्ट आपका KBK हो उनको बात करिए, और दूसरा जिला कृषि अधिकारी जो हैं
उनसे चर्चा करिए कि हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी लेनी है। अभी इस समय कोशिश की जा रही है कि एक मैसिव प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसके अवेयरनेस के लिए। तो जितने हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको सबको ये बात अनुदान के रूप में उन्हें ये दिया जा रहा है कि 10 लाख रुपए तक का ड्रोन और उसका सुविधा, ताकि आप इसको प्रसारित कराएं, किसान भाइयों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाएं कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, और इसका उपयोग करके कस्टम हायर के रूप में ऐसे करके दिखाइए उन्हें। फिर हमें फिर आगे चल करके ये है कि जो SPOs हैं, SPOs को भी जो FPOs जो हैं आपके फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको शामिल किया गया है कि उनको सुविधा दी जाएगी इसकी कि वो इससे खरीदें और सबको अपने FPO के लोगों को और आसपास उनको उपलब्ध कराएं। और ये इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्योंकि एक किसान की जो आवश्यकता है वो ज़रूरी नहीं कि इतनी हो कि आपको ड्रोन खरीदना ही पड़ जाए, लेकिन अगर आप समूह में हैं, आपका FPO है, FPC है, तो काफ़ी फ़ायदा जो हमारा उद्देश्य है कि तकनीकी को रखना नहीं, तकनीकी को उपयोग करना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो उस सिद्धांत पर संस्थान और सरकार भी इसी पे काम कर रही है कि तकनीकी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करें। उसका मैकेनिज्म ओनरशिप भी हो सकती है, कस्टम हायरिंग भी हो सकती है। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर रघुवीर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, समन्वित कृषि प्रणाली की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ भी हम एक समावेश जो है वो इस आधुनिक तकनीक का देख सकते हैं? हाँ सर, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो समन्वित कृषि में अगर हम छोटे और सीमांत किसानों की बात करें तो उसके अंदर हमें सामूहिक प्रयास की जरूरत होगी। जैसे जो छोटे किसान होती है उनकी परचेजिंग पावर कम होती है। इवन अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ किसान जो स्प्रे का टैंक है वो भी हायरिंग बेसिस पे लेते हैं, और वो पानी भी मतलब पर हावर के हिसाब से वो परचेज करते हैं। तो यहाँ ऐसे में और आवश्यकता जो है इसकी हम मान सकते हैं कि बढ़ जाती है, और वही जो समस्याएं लगातार किसानों के सामने आती हैं उन्हीं के समाधान के रूप में अब देखिए जो ड्रोन तकनीक है लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और किसानों को ये काफ़ी पसंद भी आ रही है, लाभ उनको मिल पा रहा है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत आनंद जी आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर, मुझे ये जानकारी चाहिए थी, जैसे अभी आपने बोला 10 लाख के आसपास ये ड्रोन आता है जी, तो इसमें सरकार हमें कितनी मदद करती है किसानों को, सब्सिडी क्या मिलती है इसके ऊपर? देखिए अभी जो आप ध्यान करिए तो हमने जो सरकार ने अभी SMM स्कीम में घोषित किया है वो इन्हीं बातों को लेकर के चल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन को 100% सब्सिडी, क्योंकि उनको सिखाना है, प्रसारित करना है। FPOs को भी सब्सिडी है, और इवन अगर मैन्युफैक्चरर आना चाहते हैं तो उनको भी सब्सिडी है। इंडिविजुअल किसान के लेवल पर आपका उसके और फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे आपको चूँकि इसमें सीधे उतरने की नहीं है, 2 लेवल पर ट्रेनिंग है। एक पायलट लेवल पे अगर कर रहे हैं तो पायलट लेवल पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और अगर आप पूरा ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस, तो उसमें पायलट लेवल पे तो सीधे है कि 10 पास भी आदमी जो है ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर मेजर उस पर जाना है, जैसे आप एजेंसी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ग्रेजुएट लेवल पे आकर के और उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। लेकिन डॉक्टर नमणी, जो एक सीमांत क्षेत्र के जो किसान हैं उनको लगता है, जैसे आपने कहा कि एक छोटा हवाई जहाज है ये, और ट्रेनिंग की भी जब बात आती है तो पायलट के जैसा आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कैसे वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं जो किसान चाहते हैं कि इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल वो कर पाएं? तो ये एक भारत सरकार ने DGCA के अंतर्गत जो एक बड़ा जाल तैयार कर रही है, जिसमें कि हमारे जो यंग लोग हैं, किसान हैं, और वो आकर के ट्रेनिंग, पायलट का मतलब है कि इसको नीचे से बैठ करके, इसमें बैठ के आपको नहीं चलाना है, नीचे से बैठ करके ऑपरेट करना होगा। क्योंकि देखिए इसकी जो प्रिसीजन देखेंगे आप, अगर हम यहाँ टेबल पे बैठे हैं यहाँ पर, तो इस टेबल की साइज पे ला करके यहाँ से हम उड़ा सकते हैं और यहीं ला करके इसको लैंड करा सकते हैं। तो इतना प्रिसीजन कंट्रोल होता है, और उसमें ही ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से इसको खेत में ले जाना है, वहाँ क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखने हैं। 2 तरीके के प्रिकॉशन समझाए जाएंगे। एक तो अगर पेस्टिसाइड और केमिकल यूज कर रहे हैं तो उससे संबंधित प्रिकॉशन आपको पूरा समझना है, और फिर मशीन को ऑपरेट करने का पूरा प्रिकॉशन समझना है। चलिए, इससे संबंधित जो सावधानी है वो भी आपसे मैं यहाँ जानूंगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, एक नियमित दर्शक हमारे कार्यक्रम के। नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ड्रोन के माध्यम से हम खेतों की हरियाली, खेतों की रखवाली किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमारी कुछ फसलें बहुत छोटी होती हैं जिनके
हाइट बहुत छोटी है, बहुत हमारी फसलों की हाइट बड़ी ऊंची होती है, गन्ना है, लालवा है, बजरा है, जो मक्का है, तो हमको किस फसल में ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए बिल्कुल। तो आपका पहला सवाल तो यह है कि निगरानी रखने के लिए तो यह है कि छोटे किस्म के ड्रोन भी, छोटे साइज के ड्रोन है, ड्रोन की अलग अलग कैटेगरी है, माइक्रो से लेकर के और हायर कैपेसिटी तक, हम उसको पेलोड कैपेसिटी कहते हैं। कृषि में जो हम जिस ड्रोन की बात कर रहे हैं, जो 10 लाख की कीमत की बात हम कर रहे हैं, वो जो है 10 kg पेलोड कैपेसिटी का, 10 से 15 kg पेलोड कैपेसिटी को हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। हरियाली मेंटेन करने, आगे बात किया किस हाइट पर और किसको कर सकते हैं, तो हमने पहले बताया कि हम खुद एक्सपेरिमेंट करके इसको देखे जा करके कि आपका छोटी फसलों में धान है, धान की फसल में इसको यूज किया, गन्ना की फसल है, मिडिल साइज की हाइट की फसल है, और फिर इसको हमने फ्रूट ट्री पे भी किया, जो पी के ट्री थे। तो कहने का मतलब ये है मिश्र जी कि इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है कि जो फसल की टॉप है उससे कितनी हाइट पर इसको लेकर के चलना है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं दिखाना है, जैसे मैंने कहा कि हवाई जहाज़ नहीं है। कई किसानों को कई बार मेरे से सवाल हुआ है कि साहब इंडोसल्फान केस हो गई थी वहाँ पर, तो वो हवाई जहाज़ की छिड़काव थी जहाँ से वो दूसरों के पास जाते, ड्रिफ्ट उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ड्रिफ्ट का मतलब कि मैं डाल में यहाँ रहा हूँ और फैल करके दूसरे खेत में पहुँच गई जहाँ नहीं ज़रूरत थी। तो इसमें हम ये करते हैं कि 1 से 3 मीटर की हाइट पर प्लांट से, वो चाहे किसी भी हाइट, किसी भी फसल को ले लीजिए, किसी भी हाइट को, और बड़े आराम से फ्रूट ट्री तक के फसल को हमने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। तो ये लिमिटेशन नहीं है कि आपकी बागवानी की फसल, आपकी जैसे मेज और गन्ना की फसल मिडिल हाइट की, और धान की फसल की बात कर रहा हूँ, या उससे भी छोटी आप क्या कहते हैं यहाँ दालों की फसलों में ले लीजिए, किसी पर भी इससे एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ज़रूरत ये है, ज़रूरत है ट्रेनिंग की, पायलट लेवल ट्रेनिंग की, और दूसरी ज़रूरत यह है कि उसके ऑपरेशन को समझना होगा, और SOP जो तैयार की गई हैं कि भाई बहुत तेज़ अगर हवा चल रही है तो आपको नहीं यूज करना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तब आपको यूज नहीं करना है, आसपास देखना है कि कहीं हमने लिमिटेशन दी है कि 100 मीटर के आसपास कोई घर न हो, कोई आदमी वहाँ पर, लेडी या जेंट्स या बच्चा आसपास तमाशा न देखने के लिए वहाँ इकट्ठे न हो, क्योंकि इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम रहती है ना। तो हम ये चाहते हैं कि वो पूरी एरिया को क्लियर कराइए। दिशा निर्देश हैं, दिशा निर्देश में ये भी है कि छिड़काव के बाद कितने समय तक आप वहाँ न जाइए। तो मिनिस्ट्री की साइट पर एक दिशा निर्देश जो है, उस दिशा निर्देश को बनाने में मैं भी था, तो उसको आप देखिए, पढ़िए। चलिए यहाँ भी आपसे हम कुछ जानेंगे उनके बारे में। यहाँ डॉक्टर रघुवीर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जब समन्वित कृषि प्रणाली की हम बात करते हैं, किसान बेहतर तरीके से जानता है कि किस तरीके से उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन क्या वजह आपको लगती है कि इस दिशा में जाने से थोड़ा सा वो पीछे कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं और फिर इस तरह की जो प्रणालियाँ हैं उनको नहीं अपनाते सीधे तौर पर? सर, इसके अंदर जो हमने अभी देखा है, जो महसूस किया है, उसमें यही होता है कि किसान को जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, जो उसका मेन फसल का जो प्रोडक्ट होता है, वो तो उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में चला जाता है। बाई प्रोडक्ट वो कितने अच्छे से उपयोग में लेता है, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर किसान ये देखे सर, पहले की परिस्थितियां और अब की परिस्थितियां बदली है। आज जो हमारा कोई भी एग्रीकल्चर का उत्पाद है, हमारे मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटीज में उन उत्पाद की डिमांड है। अगर हम कोई भी अलग उत्पाद तैयार करते हैं और उसको अपनी खेती में जोड़ते हैं, तो वो हमारे इनकम बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। इसके साथ सर एक नई समस्या हमारे देश में जो ये आ रही है कि चारा फसल की और पशुओं के लिए जो फीड है उसकी कमी हो रही है, क्योंकि पशुओं को अलग से चारा के लिए जमीन एलोकेट करना संभव नहीं है। तो सर ऐसी परिस्थितियों में अगर किसान बाजरा नेपियर हाइब्रिड वगैरह को अगर लगाता है तो उसकी वजह से वो अपनी तो चारा की फसल की पूर्ति कर ही सकता है। इसके साथ ही जो उसके नजदीक में जो शहर है, जितने भी मेट्रो सिटी है, उनके अंदर चारे का डिमांड है। इस बार अगर बात करें तो उत्तर भारत के अंदर अगर गेहूं का भूसे की बात करें तो उसका रेट गेहूं के बराबर पहुंचने को हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हमें इस दिशा में कदम बढ़ाने पड़ेंगे और किसानों को भी सोचना पड़ेगा कि बिल्कुल डॉक्टर रघुवीर। लेकिन जो किसान है
उनको लगता है समन्वित कृषि प्रणाली जो है, जिस तरीके से मिश्रित खेती वो करते थे, इसी का ही एक हिस्सा है। कितना बड़ा अंतर इन दोनों में, और कैसे ये किसान को समझना चाहिए कि जो समन्वित कृषि प्रणाली है वो सिर्फ मिश्रित खेती नहीं है? हाँ सर, इसमें एक बहुत ही मतलब एक जन धारणा होती है जिसके अंदर किसान कई बार ये कह देते हैं कि ये बहुत पुराने समय से आती जा रही है। ये बात सही है कि बहुत पुराने समय में हमारे बुजुर्ग इस तरीके की खेती करते थे, पर सर वक्त के साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। जैसे अगर हम आज वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो आज जो किसान है, जो कॉमर्शियल लेवल पे किसान कर रहे हैं, वो किसान वर्मी कंपोस्टिंग अपर पिट या लोअर पिट नहीं कर रहे हैं, वो विंड्रो मेथड से कर रहे हैं जी। तो इस तरीके की कोई भी साइंटिफिक, जैसे अगर बाजरा नेपियर हाइब्रिड की बात करें तो उसको आप एक बार लगा दो और 4-5 साल तक आप काट के खिलाओ, आपका बिजाई पे किसी चीज पे कोई खर्चा नहीं होगा। और इस समय जो मार्च अप्रैल का महीना है, जब समर सीजन में कहीं भी हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो किसान के यहाँ हरा चारा उपलब्ध होगा। तो वो जो चीजें हैं, साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हुआ है और जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तभी वो एक एकीकृत प्रणाली मॉडल कहलाएगा जी। और अब तो किसान जो है वो अजोला का भी इस्तेमाल करने लगे हैं पशु चारे के लिए, और बेहतर तकनीक जो है उसकी तरफ भी अग्रसर होने लगे हैं। साथ ही अब आइए हम भी आके बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से ड्रोन तकनीक का जो प्रयोग है वो अब कृषि क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर किया जाने लगा है, और इसके साथ ही किस तरीके से आप समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर ना सिर्फ अपनी जो लागत है इसको कम कर सकते हैं बल्कि मुनाफे को भी बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका जगदीश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो नमस्कार सर जी नमस्कार सर जी, मैं ग्राम कांकरिया तहसील खातेगांव जिला देवास मध्य प्रदेश से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ जी। सर जी, मेरा सवाल यह है कि एक छोटा किसान के लिए मशीन बस से बाहर बात है जी, तो क्या 4 या 5 या 10 किसान समूह का गठन कर इस मशीन को ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो किस प्रकार, कहाँ, किस प्रकार, क्या करना चाहिए? चलिए बिल्कुल, देखिए बहुत वास्तविकता इन्होंने बताई डॉक्टर मणि। हमने भी वही बात कह रहे हैं जगदीश जी कि आपको समूह बना करके जो एफपीओज हैं, आपको पता है कि सरकार का प्लान है
10,000 FPOs को बनाने का जी। और उसका पर्पज़ यही है कि संघीय शक्ति की बात हम करते हैं। जब हम एक साथ मिल करके किसी काम को करते हैं तो वो पैदावार करने से लेकर के सहूलियतों को यूज करने से लेकर के मार्केटिंग तक लेकर के सारा फायदा होता है जी। उसी लिए ड्रोन की बात की गई है कि ड्रोन का समूह बना करके आप उसका फिर इसको छूट के साथ सरकार से ले सकते हैं। कहाँ कांटेक्ट करना है तो चीज़ें हैं। अगर आपके पास किसी विश्वविद्यालय के है तो उनको भी इसमें रोपण किया गया है। KBK हैं उनको रोपण किया गया है। और जो आपका अदरवाइज जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनसे किसी इनमें से किसी से पास जाइए, जानकारी लीजिए कि हमें अपना पहले तो समूह बनाने का अपना एक तरीका है। समूह बनाने के लिए आपको वहाँ के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है, कैसे कैसे समूह, उसकी आवश्यकता क्या है, वो बनाइए। और उसके बाद फिर आप जो ड्रोन के हमने सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की बात कर रहा था, सरकार की स्कीम है, उसके साथ FPOs को हम ड्रोन की सुविधा देने का है। वो उनसे बात करके जो उनकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके लीजिए। इनको फैसिलिटेट करने की बहुत कोशिश की जा रही है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी जब हम ड्रोन के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं तो सरकार की कोशिश है कि सभी जितने भी KBKs हैं, और वो KBKs के बाद हम सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि पूरे देश में, मतलब हम कहते हैं ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से सिलचर तक, जितने भी जगहों पर हमारे संस्थान हैं उनको जोड़ करके ड्रोन प्रणाली को कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, उसकी कोशिश की जा रही है। अभी हाल में ही भारत सरकार ने एक दिन का वर्कशॉप किया था पूसा स्थित जो हमारा NASC कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें सब जगह से जो ऑफिसर्स हैं उनको बुलाए गए। DGCA के जो अधिकारी थे, कृषि विभाग के अधिकारी थे, हमारे मंत्री महोदय और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो, और बाकी सारे लोग आए और पूरा ICR और मिनिस्ट्री एक साथ मिल करके इस पर मंथन किए, चिंतन किए और स्टेट डिपार्टमेंट को बुलाए। सबके साथ ये हुआ कि इसकी कैसे एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए कि जल्दी से जल्दी किसानों को इसकी शिक्षा दी जाए, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए, और KBKs या इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनको उपयोग करके ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में और इसको यूज करने के रिस्पेक्ट में और किसानों को कैसे उपलब्ध कराया जाए, सारा मंथन हो रहा है। तो FPOs आप बनाइए और उनका जो ये सरकार की FPOs के साथ जितनी और सुविधाएं उनको और ड्रोन सुविधा को भी उपयोग में लाइए। चलिए, एक और दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, देवांश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? राजस्थान से जुड़े हैं। ड्रोन है अपना, इसको हार्वेस्टिंग केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं ना? जी, आप जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से ये जो तकनीक है इसको आप ले पाएंगे? सर ये कह रहा हूँ जैसे ये ड्रोन को हम हार्वेस्टिंग केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं, इसको मिल जाएगा ना हमें? जी बिल्कुल, कस्टम हायरिंग सेंटर का ये जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ से क्या हम प्राप्त कर पाएंगे? कस्टम हायरिंग सेंटर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। या सर इसमें वो प्लाऊ वाला भी आता, हल बताते हैं, लेकिन वो तो प्राप्त हुआ नहीं हमें। प्लाऊ कौन सा हल चाहिए था आपको? कस्टम हायरिंग सेंटर पे मल्टी पिटने वाला हल आता है जिसमें गन्ने की जुताई करते हैं। देखिए, आप मोल्डबोर्ड प्लाऊ की बात कर रहे हैं तो प्लाऊ तो अवेलेबल है, वो आपका सेंटर अगर लिया नहीं है तो मैं नहीं कहता। अदरवाइज ये जितने भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जिस क्षेत्र में जिस तकनीकी की आवश्यकता हो उस तकनीकी को उस क्षेत्र के कस्टम हायरिंग सेंटर पर प्रोवाइड किया जाए। आप अपने पास के जो KBK हैं उनको उनके पास जाइए और ये और जो जिला कृषि अधिकारी हैं, चूँकि ये कस्टम हायरिंग का पूरा सिस्टम उसी से रूट होता है स्टेट गवर्नमेंट से, तो उनसे बात करिए कि जिस KBK पे आप गए हैं, अगर या आपका जिस कस्टम हायरिंग सेंटर पे आप गए हैं या आपका अपना कस्टम हायरिंग सेंटर है, तो ये तकनीकी क्यों नहीं। राजस्थान में मुझे पता है कि तोता प्लाऊ के जो उदयपुर के आसपास यूज होता है, और आपका क्या कहते हैं मोल्डबोर्ड प्लाऊ की तो हम बात कर ही रहे हैं। तो ये सारी तकनीकें हर तरह से उपलब्ध, मतलब आपके कस्टम हायरिंग सेंटर पे भी उपलब्ध हैं। आप लेना चाहें तो उनके लिए भी डायरेक्ट जो है ना सब्सिडी किसानों के लिए उपलब्ध है। प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो तकनीक है इसको भी। कृषि के मशीनीकरण पर बहुत बड़ी कोशिश हुई है। मतलब आप सोचिए कि
कृषि मशीनीकरण से हमने ये जो आपका शुरू में बात हो रही थी, आपने चर्चा की कि रेजिड्यू बर्निंग की, और एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम चलाई गई CRM स्कीम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में, और उसमें पिछले 4 साल में 2000 करोड़ से ज़्यादा सरकार ने मशीनों पर खर्चा किया है। तो ना सिर्फ मशीन बल्कि आधुनिक कृषि की भी अगर हम बात करते हैं तो आधुनिकीकरण हम कह सकते हैं कि वो होता नजर आ रहा है। और साथ ही आवश्यकता ये भी है कि समन्वित कृषि प्रणाली जैसी जो हमारी प्रणालियां हैं उनको भी अपनाया जाए। इसमें डॉक्टर रघुवीर जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे जो किसान हैं क्या ना सिर्फ फसलें बल्कि पशुपालन या उससे संबंधित अलग अलग क्षेत्र हैं उनको भी हम मान सकते हैं कि उनका भी लाभ इसमें ले सकते हैं इस प्रणाली के अंतर्गत? जो खेती के विभिन्न घटक है, इसके अंदर जो फसल है वो एक घटक है, इसी तरीके से पशुपालन एक घटक है और मुर्गी पालन एक घटक है, मछली पालन एक घटक है। तो जो क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और जो सोशल जो होता है, एक क्षेत्र का होता है, अगर हम उत्तर भारत में किसी को पिगरी के लिए बोलेंगे तो हो सकता है किसान उसको एक्सेप्ट नहीं करे। ऐसे ही हम नॉर्थ ईस्ट में अगर डेयरी के लिए कहेंगे तो किसान उसको एक्सेप्ट नहीं करे। पर जो ये खेती के घटक है एक क्षेत्र के अंदर, जो घटक किसान के लिए उपयोगी हैं, उन घटक का इंटीग्रेशन करके मॉडल डेवलप किए गए हैं जो उस क्षेत्र के लिए सबसे प्रभावशाली हो। इस तरीके के 65 मॉडल पूरे भारत में यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए हैं। और इसके अलावा ऑन फार्म रिसर्च जो हमारी स्कीम है उसके तहत हम किसान के यहाँ हर जो हमने 32 सेंटर है, 32 हमने हर सेंटर पे 60 किसानों को अडॉप्ट कर रखा है और वहाँ हम 48 जो किसान है उनके यहाँ पर जो खेती के अलग अलग घटक है उनमें हम कैसे फसल प्रणाली को हम अपना सकते हैं, कैसे उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसको दर्शाया गया है ताकि जो किसान है वो किसान को देख के सीखे। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर रघुवीर जी जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया कि जो अलग अलग घटक हैं उनका कहीं ना कहीं समावेश इसमें हमें नज़र आता है और इसी के ज़रिए हम मान भी सकते हैं कि जो एक लक्ष्य हमारे सामने है किसान की आय को दोगुना करने का या और भी ज़्यादा आमदनी को बढ़ाने का, तो वो भी इसके ज़रिए सार्थक हो सकता है। हाँ सर, इसके अंदर ऐसा होता है कि सर 2 चीज इसके अंदर महत्वपूर्ण है। एक तो हम इसमें ये चाहते हैं कि जो किसान है उसका पूरे साल उसको कुछ न कुछ आय मिले। होता ये है कि फसल चक्र के अंदर क्या होता है, फसल में हमें सिर्फ पूरे साल में 2 या 3 बार ही आय मिल सकती है। धान या गेहूं है उसकी कटाई पे ही हमें आय मिल सकती है। पर इसके अलावा किसान अगर बकरी पालन साथ में कर रहा है, छोटा किसान या मुर्गी पालन कर रहा है, तो उसको लगातार उसको कुछ न कुछ आय मिलती रहेगी। साथ में उसकी जो यहाँ उसका जो फैमिली लेबर है उसका मतलब अगर कोई किसान है वो अगर छोटा किसान है और वो अगर लहसुन लगाता है तो उसकी जो फैमिली लेबर है वो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा किसान अलग अलग घटक अपनाता है तो इसके अंदर हम रिसोर्स रिसाइकलिंग पे जोर देते हैं। जैसे कि किसान अगर ये करता है, मशरूम कल्टीवेशन करता है, मशरूम फार्मिंग करता है, तो मशरूम का जो लास्ट में अपशिष्ट बचता है वो खेत में अगर किसान डाले, एक छोटा किसान अगर 20 बाई 20 फीट का अगर मेंटेन करता है तो वो 50 किलो यूरिया, 25 किलो DAP और 25 किलो MOP की अपने खेत की जरूरत पूरी कर सकता है। इसी तरीके से अगर मछली पालन करता है तो मछली के जो तालाब की सिल्ट है उसको वो इस्तेमाल कर सकता है अपने खेत के अंदर एज ए फर्टिलाइजर। बिल्कुल, वो तालाब का जो पानी है पोषक तत्वों से भरपूर होता है और खासतौर से हमारे जो किसान हैं वो जानते भी, अगर आप मुर्गी पालन उसके साथ कर रहे हैं तो जो उनका जो मल निकलता है उसका भी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और वो भी बाजार में अच्छा भाव जो है उसका आपको मिल सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं राकेश जी? चाहता हूँ कि ड्रोन कितनी दूर तक उड़ सकता है। आप जानना चाह रहे हैं कि जो ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल अगर किया जाए तो फसल से कितनी दूरी इसकी रहेगी? जी। चलिए, कौन सी फसल आप लेते हैं वैसे? मैं सोयाबीन। जी। चलिए। हाँ, हमने जैसे बताया आपको कि जब ऑपरेटर देखेगा कि एक स्टैंडर्ड हमने दिया है कि 1 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक की हाइट होनी चाहिए।
तो फसल की क्या ग्रोथ है, किस लेवल पर है, उसको देखते हुए हमारा रिकमेंडेशन यही है कि वो 1 से 3 मीटर की हाइट पर ड्रोन को ऑपरेट करे। वो चाहे बड़ी हाइट के, मैंने बताया आपका जैसे सोयाबीन का है, सोयाबीन में भी यही रिकमेंडेशन है कि ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ हवा है या बहुत ज़्यादा सनी डे है तो उसमें आप उसका उपयोग न करें। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो किसान हैं लगातार यही जानना चाहते हैं कि इस तरीके से जो प्रशिक्षण है उनको मिल सकता है, और भी आपसे हम जानकारी यहाँ लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से कृषि में जो ड्रोन का प्रयोग है वो अब लगातार किया जा रहा है, लेकिन सावधानी इसमें ज़रूर बरतनी होगी आपको, और साथ ही समन्वित कृषि प्रणाली किस तरीके का लाभ आपको दे सकती है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं फतेहाबाद हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं जोगीराम जी? जी भाई जी, उसमें जी दमदा है बिन्ना का करीब है जी, करीब 1 बिन्ना का बोया हुआ है जी। कुछ पेड़े इसमें पीले डाल है, भूरे पीले डाल पीले पड़ रहे हैं वो। हाँ जी चलिए बिल्कुल। डॉक्टर रघुवीर, कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? 1 एकड़ में इन्होंने गन्ने की फसल ली है, 1 महीना करीब हो चुका है बता रहे हैं ये, और जो पौधे हैं वो करीब पीले से कुछ नजर आ रहे हैं इनको। हाँ जी जी रघुवीर जी। जी दोबारा पढ़ दीजिए। रघुवीर जी आवाज मिल रही है आपको? फसल किसकी लगाई हुई है किसान ने सर? जी गन्ना इन्होंने लगाया हुआ है। हाँ हरियाणा में बता रहे हैं कि ये पीलापन आ रहा है। सर इस बार गन्ने के अंदर तो हाँ सर, इस बार गन्ने के अंदर पूरे उत्तर भारत में जैसे किसान बहुत बड़े एरिया में 238 वैरायटी को लगा रहा है पिछले 10-12 साल में, उसकी वजह से सर इसमें रोग ज्यादा आ रहे हैं और ज्यादा इसमें समस्या इस बार बोरर की आई है। जो अर्ली शूट बोरर है उसकी वजह से गन्ना है वो पीला पड़ रहा है। अगर किसान उसको अगर अच्छे से देखेंगे तो उसके अंदर नीचे उनको इसमें कीड़े मिलेंगे जी। तो सर इसके लिए एक तो ये है कि अब जैसे नई वैरायटी आ गई है, 2-3 नई वैरायटी जारी हुई है, एक 023 हुई है। किसानों को ये है कि वो नई किस्म लगाए। अब सरकार भी धीरे धीरे और जो मिल है वो भी 238 को किसानों को सुझाव दे रही है कि वो किसान उसको नहीं लगाए सर। जी,
तो देखिए जो अभी क्या अलग कर अलग सकते नई हैं, किस्में आ अभी रही हैं। क्या कर सकते हैं, कोई दवा बताएं। जी डॉक्टर रघुवीर, लेकिन इसमें अभी अगर नियंत्रण की बात की जाए तो संभव है या नहीं अभी? हाँ सर, संभव है। किसान इसके अंदर दो तरीके से कर सकते हैं सर। किसान या तो वर्टिको है, वर्टिको मार्केट में दानेदार होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा कोरोजन है, उसका वो लिक्विड फॉर्म में आती है, और इन दो दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वर्टिको के इस्तेमाल के समय किसान ये ध्यान रखे कि खेत में पर्याप्त नमी हो और वो पौधों के पास उसको डाले और पर्याप्त नमी हो या ऊपर से पानी दे दे, तो इसका नियंत्रण हो जाएगा सर। जी बिल्कुल। फिलहाल हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हैं बिहार से फोन लाइन पर। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, मैं कह रहा हूँ कि ड्रोन तकनीक के ऑपरेटिंग के लिए ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? चलिए, कहाँ से और कैसे उसके लिए अप्लाई करेंगे? कितने जागरूक किसान हमारे। हाँ डॉक्टर नवीन, नहीं, क्या सभी जानकारी लोग देना हैं। चाहेंगे? मैंने जैसे शुरुआत में चर्चा की कि जो हमारा DGCA है, उन्होंने सिविल एविएशन जो है उन्होंने ये अरेंजमेंट किया है ट्रेनिंग का। और एक हमारा संस्था है वहाँ पर अमेठी के पास, अमेठी में मतलब, वो इसका अरेंजमेंट करें, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन आपको जानना ही होगा कि आप केबी के जो आपके पास है उनको संपर्क, अभी हाल में ही मैंने जैसे बताया कि सारे केबी के को जोड़ करके ये एक तंत्र तैयार किया जा रहा है कि उस एरिया में जहाँ पर किसान है वहाँ पे कैसे उनको ट्रेनिंग दी जा सके। तो आप डिटेल जानकारी अपने पास के केबी के से लीजिए और उन्हें बताइए कि हमें ये जो है इस ड्रोन के ऑपरेशन की ट्रेनिंग चाहिए। मैंने जैसे बताया उस पर 2 लेवल की ट्रेनिंग का प्लान है। एक तो पायलट ट्रेनिंग का है और एक आप लाइसेंस अगर पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो वो उसके क्वालिफिकेशन निश्चित किया है। और आप केबी के पर संपर्क करें, वो डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो ट्रेनिंग आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका लक्की जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जो मक्का की बिजाई होगी इसके लिए कौन सा बीज प्रयोग करें? कहाँ से आप बात, हिमाचल से आप बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, हिमाचल से बात कर रहा हूँ, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। चलिए, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बात कर रहे हैं। डॉक्टर रघुवीर, कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे आप? मक्का की खेती करना चाहते हैं, कौन सी अच्छी जो प्रजातियां हैं वो? हाँ जी सर, मक्का की खेती करते हैं सर। जी हाँ सर। हाँ जी। जो किसान भाई है, मार्केट में बहुत से हाइब्रिड उपलब्ध हैं, वो हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जैसे स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उनके स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू भी किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है जी। तो उसके थ्रू किसान भाई वो बीज लेके बीज लगा सकते हैं अपने यहाँ मक्का। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर रघुवीर सिंह, आपका बहुत बहुत आभार। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बताया उनको कितना महत्वपूर्ण है समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाना और कैसे उनका जो लाभ है इसके जरिए बढ़ सकता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। तो यहाँ देखिए हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर रघुवीर सिंह और साथ ही जो दर्शक भी लगातार अलग अलग सवाल पूछ रहे थे। आपके जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ जाकर भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र अनुसार जो अलग अलग फसलों की किस्में हैं वो अलग हो जाती हैं। तो और हमारे देश की अगर बात की जाए तो जलवायु की विभिन्नता यहाँ पर पाई जाती है। उसी हिसाब से अगर आप अपने क्षेत्र में फसलों का चयन करेंगे बेहतर रहता है और अच्छी किस्मों का चयन करें। और साथ ही साथ डॉक्टर बढ़िया तो अच्छी तकनीक जो है और ड्रोन जैसी तकनीक जो है इसका इस्तेमाल जो है वो भी किया जाए तो और भी बेहतर। बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जब हम नई तकनीकी की बात करते हैं तो ये है कि जो हमारे युवा वर्ग है जो खेती में और इंटरेस्टेड होंगे, जब हम मैकेनाइजेशन की और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी, रोबोट टेक्नोलॉजी, आगे आने वाले समय में जितने भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको सबको कृषि में लाने का प्रोग्राम है। हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के सब की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन ला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन आना जाए। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत सीमित
उपयोग होगा और उससे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घटेगी। किसी भी टेक्नोलॉजी की, आप ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात लेकर दीजिए, 25% तक केमिकल बचता है, 90% तक पानी की बचत होती है और समय की बचत तो मैंने आपको बताई ही। तो फायदे ही फायदे हैं। लेकिन जो मैं दूसरा एक एस्पेक्ट देखता हूँ कि नई कृषि भारत की कैसी होगी, उसमें इंजीनियरिंग का समावेश बहुत होगा और ड्रोन और रोबोट जैसी टेक्नोलॉजीज आएंगी और वो जो युवा किसान हैं वो बहुत, जिन्होंने अभी तो देखे कि डाइवर्जन हो रहा है, यानी हम मान सकते हैं डॉक्टर नंदमणि, मशीनीकरण के साथ साथ जो रोजगार है वो भी कृषि क्षेत्र में बढ़ सकेगा, का सृजन होगा। जी, तो ना सिर्फ देखिए नई अलग अलग तकनीक जो है, प्रौद्योगिकी जो है, उसके सहारे जो डिजिटलीकरण है वो भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ ये जो कृषि है आत्मनिर्भर हो सकेगी, आधुनिक हो सकेगी। फिलहाल आज आपने डॉक्टर नंदमणि मिश्र इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो जाना आज आपने किस तरीके से ड्रोन का जो लगातार प्रयोग है वो अब कृषि क्षेत्र में बढ़ रहा है और इसके क्या क्या लाभ हमें मिल सकते हैं। अब चलिए हमारा जो कल का विषय रहेगा वो जल्दी से आपको हम बता देते हैं, जिससे पहले से ही आप अपना जो सवाल है तैयार कर लें। कल बात करेंगे गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखरेख की और बात होगी शुकर पालन और उनके प्रबंधन की। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर आप सभी को याद भी होगा। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, हम ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे हेलो किसान के माध्यम से। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।